नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां पर चल रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। Number 2 squadron commanded by squadron leader Thafshin Mustafa. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Nikhil Pradhan. Number 3 squadron commanded by squadron leader Deepika Tanwar. Number 4 squadron commanded by squadron leader Shubham Mishra. Order of the day, and I quote. पीछे हो जाइए लो, पीछे आ जाइए। रिहर्सल 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को जब वायुसेना अपना मनाएगा।
परेड अब आपके सामने से विलायत की। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग आज के दिन सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन होगा एनसीपी का बॉस? सवाल अभी भी ये बरकरार, क्योंकि चुनाव आयोग आज सुनेगा दोनों गुटों के पक्ष। शरद पवार और अजीत गुट की होगी आज अग्नि परीक्षा। चुनाव आयोग आज दोनों गुटों के पक्ष की बातों को सुनेगा। शरद पवार और अजीत गुट की आज अग्नि परीक्षा होनी है और फैसला इसी पर कि एनसीपी का अगली बॉस कौन। शरद पवार और अजीत गुट के लिए आज का दिन बेहद अहम है। असली कौन एनसीपी का बॉस होगा, आज इसी पर होनी है सुनवाई चुनाव आयोग की तरफ से। बात अगर करें अजीत पवार की, जिस तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे का दामन थामा, फिर उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली, उसके बाद शरद पवार लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों से पार्टी कमजोर नहीं होने वाली। लेकिन अब दावा यही कि आखिर एनसीपी किसकी होगी। सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, एनसीपी का अगली बॉस, असली बॉस कौन होगा, चर्चा इसी पर होने वाली है। क्या लग रहा है आज के दिन सुनवाई में क्या इसकी पहली कैसी हलचल रही है? शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, चुनाव आयोग के सामने दोनों गुट, एक अजीत पवार गुट, दूसरा शरद पवार गुट, जिसकी खुद की पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों अपनी दलीलें रखेंगे। देखिए यहाँ पर चाचा भतीजे की लड़ाई में जो तमाम राजनीतिक दल को कंफ्यूजन में डालकर रखा है। देखिए, एक तरफ अजीत पवार सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने चाचा से मिलने वक्त वक्त जाते हैं। चाचा शरद पवार, भतीजे अजीत पवार के बीच कई बार मुलाकातें भी हो चुकी है। तो इस चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा उससे किसी को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, खून का रिश्ता है। तो ऐसे में जब दोनों गुट अपने सामने जाएंगे तो सीधी सी बात है कि किस तरह से यहाँ पर देखिए, शरद पवार इससे पहले भी कह चुके हैं कि अजीत पवार उनके नेता है, उनकी पार्टी के नेता है, पार्टी टूटी नहीं है, हम सब एक ही पार्टी के हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि इस बयान की क्या मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, अगर लड़ाई होती तो कहीं न कहीं अब तक बहुत सारी तस्वीरें बदल सकती थी, लेकिन एक बार मिलना, अजीत पवार का मिलना, उनके साथ उनकी मीटिंग करना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से दोनों चाचा भतीजे के बीच कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक फॉर्मेलिटी है कि आप जाइए, कि दोनों गुट अलग हो चुके हैं, अजीत पवार अपना खेमा अलग बना चुके हैं, शरद पवार के साथ जो विधायक वो तो रह ही है। तो ऐसे में सुनवाई होगी, जिसको भी किया जाएगा, लेकिन पार्टी तो एक ही है। शरद पवार ये भी कह रहे हैं, अजीत पवार कह रहे हैं कि मेरे चाचा है, मेरे सुप्रीमो है, उनसे मैंने राजनीति की है। तो ऐसे में इन बयानों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चाचा भतीजे की इस जो लड़ाई है, ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संशय पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र के लोगों के बीच में संशय पैदा कर दिया है कि आखिर चाचा के मन में क्या चल रहा है और भतीजा के मन में क्या चल रहा है, क्या पार्टी किसकी होगी। तो चुनाव आयोग के सामने ये बड़ा कठिन समस्या होगा कि आखिर किस गुट को चुनाव जो घड़ी है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, वो दिया जाए। लेकिन शुभम, अगर बात करें शरद पवार की, तो क्या कुछ उन्होंने बयान दिया क्या? क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने कहा कि एनसीपी हमारी है, एनसीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला अजीत पवार के जाने से। दोनों नेताओं की क्या कोई रिएक्शन आया क्या आज की सुनवाई को लेकर? देखिए, अब तक रिएक्शन तो नहीं आ पाए हैं। देखिए, आज चुनाव आयोग की जो आज सुनवाई हो रही है, उसकी वजह है कि जब 2 जुलाई के दिन अजीत पवार अपने साथ 9 विधायकों को लेकर महाराष्ट्र सरकार में जाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब उस वक्त की पिटीशन फाइल की गई थी कि असली एनसीपी हमारी, जिस तरह से शिवसेना में हुआ था उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ, तो उस वक्त ये फाइल एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसके बाद शरद पवार की ओर से भी एप्लीकेशन दायर की गई थी चुनाव आयोग के सामने कि भाई पार्टी हमारी, तो कैसे पार्टी पे कब्जा कर सकता है। तो उसके बाद से लेकिन तस्वीरें बहुत बदल चुकी है। अक्टूबर का महीना आ चुका है, दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी है, दोनों एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग भी फूक कर कदम रखेगा कि आखिर चुनाव का वक्त आने वाला है, तो ऐसे में किस दल को दिया जाए। एक तरफ देखिए, ये अजीत पवार बीजेपी की मीटिंग में शामिल होते हैं, शरद पवार इंडिया की गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव आयोग भी कंफ्यूज है कि आखिर किस बूथ को एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो दिया जाए, क्योंकि दोनों ही लगातार ये दावा करते हैं कि हम असली एनसीपी हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के बयान से आप समझ सकते हैं कि उन दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हैं, और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि दोनों के चाचा जो भतीजे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। चलिए ठीक है शुभम, बने रहेगा, लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में आग का तांडव देखा गया और 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए,
7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में जुटी हैं। और फिलहाल कैसे हालात हैं, इसी पर जानकारी हम लेंगे। फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए। ये अस्पताल की ये तस्वीर है गोरेगांव की, जहां पर इलाज के लिए लोग पहुंच रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन ताज़ा हालात कैसे हैं, कितने लोग घायल हैं और हताहत क्या क्या आकलन है, इस बारे में भी जानकारी हम लेंगे सहयोगी शुभम से। तस्वीरें पहले आप देखिए, उसके बाद इस खबर से जुड़ी आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो देखिए, आग लगने के बाद किस तरह से जलकर राख वहां की चीजें हो चुकी हैं। आसपास के लोग देखने के लिए पहुंचे। अस्पताल की भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से मदद भी करने में लगे हैं कि लोगों तक राहत और मदद पहुंचाई जाए। सहयोगी शुभम पांडे लगातार अपडेट दे रहे हैं। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? आग ने जिस तरह से कहर बरपाया, अभी कितने लोगों की हालत गंभीर है, हताहत का आकलन क्या है शुभम? देखिए सागर जी, ये आग जो है बीती रात मुंबई के गोरेगांव इलाके में जय भवानी किले का नाम है, वहां पर 3 बजे करीब लगी। अब तक 30 गाड़ियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी हैं। देखिए, पार्किंग लॉट में ये आग लगी थी और मौके पर जब फायर ब्रिगेड को सूचना मिली तो 7 से 8 दमकल विभाग की गाड़ियां उस वक्त पहुंच चुकी, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका। लेकिन 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी, जिसमें से 3 बच्चे और 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जबकि तकरीबन 25 से 30 लोगों को बिल्डिंग तब तक खाली कराया जा चुका है। लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लगी। 30 गाड़ियां एक साथ जलकर खाक हो जाती हैं। एक बड़ी हाई रिस्क सोसाइटी होती है, पार्किंग लॉट में गाड़ियां लगती है और 3 बच्चे देखिए नवजात शिशु थे, उनकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी बड़ी भयानक होगी। और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या कोई जानबूझकर आग लगा है या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या किस तरीके से आग लगी, इसकी जांच फिलहाल इस वक्त स्थानीय जो पुलिस है वो कर रही है। लेकिन फिलहाल तमाम जो जिनका उपचार चल रहा है वो नजदीकी जोगेश्वरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम परिजनों का रोगों का बुरा हाल है। तमाम रिश्तेदारों जैसे इनको खबर मिली है वो घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन शुभम, अगर हम बात करें तो लापरवाही की देखिए अभी पता लगाने में पुलिसकर्मी लगे हैं। मुंबई में लगातार आग की खबरें, क्या यहाँ पर मानकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था इस बिल्डिंग में? क्या एग्जिट गेट और नहीं थे जहां से लोग निकल सकें? क्योंकि बहुत संकरी गलियां, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जब बना दी जाती है तो इस तरह की घटनाएं वहां पर जब होती हैं तो लोग बच नहीं पाते हैं। शुभम, बिल्कुल, देखिए बहुत लाजमी सवाल आपने सागर जी उठाया कि मुंबई में इस तरह की बिल्डिंग बहुत मिलेंगी जहाँ पर बहुत कम स्पेस में लोगों को रहने को दिया जाता है। तो ऐसे में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट जो है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे में पार्किंग में जबरदस्ती ज्यादा गाड़ियां पूछी जाती हैं, वहाँ पे पार्किंग किए जाते हैं क्योंकि हर कोई अपने वाहन का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में ये ऐसी हाई सोसाइटी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम किए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए जाते हैं। लेकिन ये आग कैसे लगी अभी तक इसकी पुष्टि जो है वो ना फायर ब्रिगेड कर पा रही है ना पुलिस कर पा रही है। फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर एक साथ इतनी आग कैसे लग गई, 30 गाड़ियां कैसे एक साथ जलकर खाक हो चुकी, क्या किसकी लापरवाही थी, रात के 3 बजे के करीब आग लगने की वजह क्या हो सकती है। इन सारे विषयों की फिलहाल पुलिस प्राथमिकता दर्ज करके जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल परिजनों को वहां से हटाया जा चुका है और गाड़ियां जिसकी नुकसान हुई है उन्हें संभाला जा रहा है। उसके अलावा घर, पूरी बिल्डिंग को, आसपास के इलाकों को भी खाली कराया जा चुका है क्योंकि आग फिलहाल तो काबू पा चुका है, लेकिन इससे धुआं अभी भी ठीक है। शुक्रिया शुभम, पूरी जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आग की खबर जो सामने आई थी, फिलहाल फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई। एक और बड़ी खबर संजय सिंह के करीबियों पर भी अब ईडी का शिकंजा, ईडी ने तलब किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर भी लिया, लेकिन अब ईडी ने तलब किया विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को। आज ईडी ने तलब किया, शराब घोटाले को लेकर बुलाया गया, इनसे भी पूछताछ अब की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें जब आपने देखा था संजय सिंह को, आज ईडी ने दोनों करीबियों को भी तलब किया है, सर्वेश मिश्रा तो एक का नाम विवेक त्यागी। संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया, तो लगातार एक के बाद एक कई दिग्गज नेता इसी तरह से ईडी की रडार पर आए और जांच अब लगातार जारी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर और ये अहम तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भी
नमित त्यागी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नमित, देखिए दिन भर लगातार अपडेट आप रोज दे रहे हैं और अभी ये बड़ी खबर सामने आई कि जो करीबी है संजय सिंह के उन पर भी शिकंजा ईडी का। नमित, देखिए बिल्कुल ईडी की तरफ से सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी जो कि संजय सिंह के काफी करीबी हैं, ईडी के सामने दोनों को पेश होना है, क्योंकि कल जब रावसानी कोर्ट में संजय सिंह के मामले पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी ईडी ने सर्वेश मिश्रा के नाम का जिक्र कई बार किया था और ये माना जा रहा था कि सर्वेश मिश्रा ही वही शख्स हैं जिन्होंने संजय सिंह के कहने पर 1-1 करोड़ रुपए की 2 बार जो राशि थी वो ली थी। तो ऐसे में अब सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और संजय सिंह तीनों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ईडी ने जो है 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की मिली है। ऐसे में तीनों को बिठाकर अब ईडी जो है वो सवालत कर सकती है आज। लेकिन नमित, क्या इसी तरह से जब करीबियों से पूछताछ होगी और अगर वो बातें अगर ऐसी बोले तो हो सकता है संजय सिंह और बुरे फंस जाएं और करीबियों को इसीलिए रडार पे लिया जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें जानते हो जो ईडी भी ना पता लगा पाई हो। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो ईडी की तरफ से संबंध देने के पीछे तर्क बताया गया है उसमें ये ईडी की तरफ से कहा गया है कि पिछले 1 से 1.5 साल के जो कोल्ड उनके आधार पर विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को सम्मन ईडी की तरफ से किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 महीने, अगर हम पिछले बात करें तो 3-4 महीने पहले भी विवेक त्यागी, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। हालांकि उस दौरान ईडी को कुछ मिला नहीं था, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब दोनों को सम्मन होना। ऐसे में ईडी ये चाह रही है कि दिनेश अरोड़ा को भी बैठाया, जब इन लोगों के आमने सामने सवालात हों तो उस दौरान दिनेश अरोड़ा भी वहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ही वह शख्स हैं जिनके आरोपों के बिहाफ पर जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में अब ईडी चाह रही है कि दोनों सहयोगियों संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा चारों को बैठाकर आमने सामने पूछताछ की जाए। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। तो आज के दिन ईडी ने तलब किया तो कल के दिन से वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला मुकाबला था। 282 रन बनाए थे इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने महज केवल 1 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो इस बार वर्ल्ड कप में कमाल दिखा सकती है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ये तस्वीर जो देखिए काफी आकर्षित करती है सभी को अपनी तरफ। 36.2 ओवर में मात्र केवल जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड की टीम ने, एक तरफा ही जीत थी। अगर बात करें इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तो नतमस्तक वो दिखाई दिए थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने, न्यूजीलैंड के बॉलरों के सामने। फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत हुई तो 10 रन पर पहला विकेट तो गिरा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पारी संभाली दोनों बल्लेबाजों ने वो काबिल तारीफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के उन 2 खिलाड़ियों की हम बात करें तो कॉनवे और रचिन रविंद्र, इन 2 खिलाड़ियों ने बेहतर यहां पर खेल दिखाया। 152 रन बनाए थे कॉनवे ने और रविंद्र ने बनाए 123। दोनों खिलाड़ियों ने शतक बनाकर बहुत लंबी साझेदारी की थी। 10 रन पर पहला विकेट और उसके बाद 273 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए और बड़े आसानी से जीत हासिल की थी यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने। अगर बात करें बॉलिंग लाइनअप की, जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, बोल्ट की बात करें तो 1 विकेट लिए 10 ओवर में 48 रन। हेनरी की बात करें तो 10 ओवर में 48 रन, 3 विकेट। बहुत ही बेहतरीन खेल कल के दिन हमने देखा और आज के दिन भी कई मुकाबले। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।